स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। और इस स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको इम्पल्स साइंस क्लासेस एक जो अपना इंस्टीट्यूट है जो चलाया जाता है उसके इस बार के रिज़ल्ट को मैंने पब्लिश किया है। और इसमें 432 जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गए हैं अपने यहाँ से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिर से हम एक बार ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए, नेक्स्ट पार्ट लेके आए। ठीक है, और चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो जो है चला था तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, तो हम लोग 99 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे और 99 का आंसर यहाँ पर भी है। देखिए 99 का आंसर क्या चल रहा था, तो 99 क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन था पहले कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आप लोग को सिखा रखे थे कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 99 नंबर सवाल का यही आंसर था। चलिए सवाल नंबर 100 की ओर आते हैं। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है? ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं करता क्योंकि ये इतने हल्के होते हैं कि इसको नहीं कर सकता है। बहुत लाइटर पार्टिकल बताए थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 10,000 गुना हल्का होता है। अल्फा कण को कर सकते हैं ये, ठीक है, प्रोटॉन को कर सकते हैं ये, फोटोन को तो कर ही नहीं सकते। सब जानते हैं फोटोन कैसा कण है, तो उदासीन कण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा, अल्फा कण होगा और फोटोन नहीं होगा। तो इसके 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए मेनली आपको क्या करना है कि पूरे ऑप्शन को समझना है। ठीक है, इसके सही जवाब में 2 आंसर आएंगे, प्रोटॉन भी होगा और अल्फा कण भी होगा, चलता है। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। सबको बताए थे कि शंट एक सुरक्षा दृष्टिकोण से लगाया गया पैरेलल पाथ होता है जो अमीटर के साथ जोड़ा जाता है या गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो है सुई के टूट जाने या मुड़ जाने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए धारा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए तो नहीं, ऑलरेडी ये सुग्राही होता है गैल्वेनोमीटर। फिर प्रतिरोध बढ़ाने के लिए नहीं, ये भी नहीं है। उच्च धारा से सुरक्षा के लिए ये सही है, अमीटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये सी है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो उच्च धारा से बचाने के लिए, क्योंकि उच्च धारा जब होता है तो गैल्वेनोमीटर के सुई के मुड़ने या टूटने की आशंका बन जाती है और इसी से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 102 की ओर मूव करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 102 क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 102 कह रहा है यदि किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 2 ओम और शंट का प्रतिरोध जो है 2 ओम है, दोनों 2 ओम है, और मुख्य धारा से 44 एम्पियर की धारा है, मेन धारा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान निकालें। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चाहें तो हम लोगों ने बहुत तरीके से निकाला था, तो शंट और ये, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर और उसके साथ जो शंट होता है तो इसका जो है ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ठीक है, आप खुद ही जानते हैं। अब आते हैं कि इससे जो मेन धारा जा रही है, मुख्य धारा, वो 44 एम्पियर की है। ठीक है, 44 एम्पियर की है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा कितनी है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से धारा कितनी जाएगी इस बात को डिपेंड करता है कि यदि किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 2 ओम है और शंट का प्रतिरोध भी 2 ओम है, मुख्य धारा 44 ओम एम्पियर है, तो गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित धारा का मान होगा। चलिए इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं हम लोग फार्मूला इसका जान रखे हैं। फार्मूला क्या था इसका, तो देखिए अगर बात करी जाए गैल्वेनोमीटर करंट की तो ये हो जाएगा मेन करंट माइनस IS शंट करंट। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हमको शंट करंट तो पता नहीं है, ना गैल्वेनो करंट पता है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस पता है। तो पैरेलल में हमने सीखा था कि वोल्टेज बराबर होते हैं, VG बराबर होगा VS के। तो यहाँ पर IS RS बराबर होगा IG RG।
यहाँ से हमें ये भी 2 ओम पता है और ये भी 2 ओम पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करने वाली बात ये है कि मेन धारा हमें पता है और गैल्वेनोमीटर धारा निकालनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे और देखते हैं कि क्या हम लोग रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 44 एम्पियर का करंट है, तो IG इंटू 2 बराबर IS इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट। IG को लिख सकते हैं I माइनस IS, ठीक है, बराबर होगा तो IS के, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो I बराबर होगा 2IS। अब ये अगर 2IS आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा कि I है आपका 44, तो IS कितना होगा 22। IS कितना होगा 22, क्योंकि तो IS बराबर हो गया 22, क्योंकि 44/2 है, ठीक है। और अब हमसे पूछा रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है वो भी कितनी होगी, तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि IG बराबर हम लोग पढ़े हैं I माइनस IS, ठीक है। तो यहाँ से IG बराबर होगी, यानी देखा जाए तो अब आपको फाइनली बताते हैं I माइनस IS। ये अगर 22 है, ये टोटल 44 है, तो वो भी 22 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए 22। और ऐसे भी क्यों, क्योंकि देखिए जब भी 2 पैरेलल ब्रांच हो, तो पैरेलल ब्रांच से अगर देखा जाए, पैरेलल ब्रांच के प्रतिरोध सेम होते हैं, ठीक है, तो करंट भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से देखा जाए कि 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, तो 22, टोटल 44 एम्पियर आ रहे हैं, तो 22 एम्पियर इधर से भी जाएंगे, 22 एम्पियर इधर से, तो यहाँ पर जो आंसर है उसमें 22 एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। थोड़े से एरर होते हैं सवाल में। यहाँ देखिए विभव सुग्राहिता का मान समानुपाती होता है, सबको पता होगा θ/v बताया था हमने, θ/v NABK/R, यानी साफ दिखाई दे रहा कि 1/R के ये है, 1/R के, ठीक है। तो θ/v जो है यानी विभव सुग्राहिता 1/R के समानुपाती होता है। चलिए अगले सवाल की ओर मुड़ते हैं, जो कि सवाल नंबर है 104 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि धारामापी का प्रतिरोध अगर G है, ठीक है, और उसका वह मुख्य धारा 1/n भाग उपयोग करता है, तो परिपथ में प्रयुक्त शंट का क्या होगा। तो सबको पता है शंट के बारे में, हम लोग पढ़ रखे हैं कि शंट जब भी होता है तो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में उसके मल्टीप्लायर से भाग देने के बाद, ठीक है, शंट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 105, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव प्रबलता दोनों में अंतर है। चुंबकीय आघूर्ण हमने आपको बता रखा था कि M से दिखाते हैं, कैपिटल M से, और ये होता है I इंटू A, ठीक है। तो I का मान होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक और होगा जूल पर टेस्ला। तो इसका C ऑप्शन सही है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग 25 सवाल लगभग देखेंगे। अगला सवाल है हम लोग का कि 106 नंबर, क्षण चुंबकों की ध्रुव प्रबलता और उसके बीच की दूरी क्रमशः 1 एम्पियर मीटर और 1 मीटर है, तो उनके ध्रुवों पर लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 एम्पियर मीटर का प्रबलता हमने पढ़ रखा है कि 1 m ये भी है, 1 m ये भी है, और दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर है, ठीक है। तो याद होगा आपको, हम लोगों ने मैग्नेट के लिए भी कूलम लॉ पढ़ा था, मैग्नेट के लिए कूलम लॉ, ठीक है। तो मैग्नेट के लिए कूलम लॉ क्या कहता था कि F बराबर μ0/4 पाई गुने m1 इंटू m2/r², ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। तो μ0/4 पाई कितना होता है, तो μ0/4 पाई होता है 10⁻⁻7। μ0/10 का मान होता है 10⁻⁻7।
उसके बाद मैंने 7 टेस्ला, सॉरी यहाँ पर 4 से तो न्यूटन, तो ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अपने नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्या होता है ये नेक्स्ट सवाल? ठीक है, तो आ जाते हैं सवाल नंबर 107 की ओर। 107 नंबर सवाल आप गौर करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो हम आपको पढ़ा रखे हैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा हमेशा किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबकीय आघूर्ण क्या पढ़ाए थे? m बराबर स्मॉल m गुने 2l, और विद्युत आघूर्ण क्या पढ़े थे हम लोग? P बराबर Q गुने 2l। तो वहाँ पर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता था, यहाँ पर हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा साउथ से नॉर्थ, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल जो है अपना 108 नंबर, उसको देखिए। किसी क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात होगा। सबको पता है बी एक्सिस और बी इक्वेटोरियल, सबको पता है कि ये 2:1 होता है। अगर ऊपर एक्सिस कहा है तो हम जानते हैं कि 2km/r³ होता है। ठीक है, और यहाँ होता है ओनली km/r³। ठीक है, तो यहाँ से चेक करिए, r³ से r³, km से km कट जाएगा, तो 2:1, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है 109 कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय है? आपको मैंने पहले ही बताया था फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। तो कोबाल्ट है, निकेल है। अब यहाँ पर मैग्नीज और क्रोमियम दिया गया, तो इसको नहीं लेंगे। लौह चुंबकीय बोला है तो कोबाल्ट और निकेल, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो अभी फ़िलहाल आपके एक ऑप्शन ही सही है, यहाँ पर 2-2 ऑप्शन वाले भी हैं, तो टेंशन की बात नहीं, आपको सभी ऑप्शन जानने हैं बस। अब आइए अगला सवाल 110 है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? तो नति कोण देखिए, ध्रुव जब बात करेंगे, ध्रुव, तो ध्रुव की बात करेंगे तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और विषुवत तल पर 0 डिग्री होता है। सभी जानते हैं कि इधर से 90। ठीक है, तो इसका जो आंसर सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 111 की ओर। ठीक है, तो 111 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। सभी को पता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का आप लोग बता दिए थे वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर का ही नाम वेबर है। ठीक है, वेबर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल नंबर हम लोग कहाँ बढ़ जाते हैं? 112 सही संबंध बताइए। तो ये थोड़ा लिखने में जो टाइपिंग करवाए हैं उसमें थोड़ी सी एरर है, लेकिन आपको हम बता रखे थे कि एक होता है बी वर्टिकल और एक होता है बी हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सबको पता है कि टेन थीटा जब भी लेंगे, टेन थीटा, तो हमेशा लंब बट्टे आधार होगा, और लंब हमेशा वर्टिकल होता है और आधार हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पर सही आंसर जो होगा ये होना चाहिए बी भी बट्टे बी एच। ठीक है, तो ये आंसर टेन थीटा का सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है मुड़ते हम लोग सवाल नंबर 113 की ओर। सवाल नंबर 113 क्या कह रहा है हमें? तो सवाल नंबर 113 देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 113 हमसे कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो सबको पता है कि चाय का मान बताए थे, निर्वात के लिए 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब आइए चुंबकीय तीव्रता कैसी राशि है? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले थे आप लोग को कि एक सदिश राशि है, और ये कितना होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में जब μ0 से भाग करते हैं तो क्या मिलता है? तो देखिए ये भी सदिश और ये भी सदिश, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर मुड़ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 115 चुंबकत्व का मूल कारण क्या होता है? हमने आपको बताया था कि गतिमान आवेश के कारण
यानी कि धारा जब प्रवाहित होती है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मूविंग चार्जेज, यहाँ है आवेश की स्थिरता, दूसरा है स्थायी चुंबकीय क्षेत्र की से, यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी या विद्युत आवेश की गति। तो डी ऑप्शन सही है, विद्युत आवेश की गति। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 116। सबको पता है, अभी तक यहाँ तक हम लोग चैप्टर पढ़ भी रखे हैं। बोर मैग्नेटॉन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 9.27 या 28 गुने 10 के पावर -24 और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका देखिए सही ऑप्शन बी है, बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 117 कह रहा है आपसे कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक यानी इंडक्टेंस का आता है एसआई मात्रक। देखिए ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, एम्पियर धारा का होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, हेनरी होता है प्रेरकत्व का मात्रक। क्या होता है, हेनरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, हम लोग अब आते हैं सवाल नंबर, मूव करते हैं 118 की ओर। सवाल नंबर 118 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित हैं। सभी को पता है कि डायनमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, तो प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धारा के उसमें प्रभाव पर। तो ये सी ऑप्शन सही है, विद्युत चुंबकत्व पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही डायनमो काम करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग मूव करते हैं लेंज लॉ। अगला 19 नंबर सवाल, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। सबको पता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 की ओर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है अपने लोग से, 20 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील चालक छड़ में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा जब उसकी लंबाई 0.5 मीटर और 4 टेस्ला और 10 मीटर से वेलोसिटी हो। सबको पढ़ाए थे, ईएमएफ होता है VLV। क्या होता है, VLP। ये छठे चैप्टर से है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली आप लोग पढ़ रहे हैं उससे है। ठीक है, तो यहाँ से आइए देखते हैं, तो कितना दिया है जी, तो दिया है लंबाई, उससे पहले 10 है आपका, वेलोसिटी 4 टेस्ला है और 0.5 मीटर यानी आधा मीटर की लंबाई है। तो सबको पता है 5 का 20, यहाँ से ये देखो 0.5 था तो ये तो कट जाएगा। चलिए, तो 20 वोल्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं E बराबर VLV। ठीक है, सभी के वैल्यू दिए गए, खाली गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 20 वोल्ट। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 121 से 125 तक ही सवाल होंगे, तो उसी सवाल को देख लेते हैं और ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए 121 नंबर सवाल में कहा है कि जब किसी चालक की कुंडली के नज़दीक किसी छड़ को लाते हैं तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होती है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ क्लियर कर देता है। अगर नॉर्थ लाते हैं तो हमने आपको बताया था कि नॉर्थ का डायरेक्शन कैसा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और यही अगर नॉर्थ को दूर ले जाते तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर नहीं अगर बोला गया है तो चलिए मान लेते हैं कि वामावर्त, नॉर्थ लेके आ रहे हैं। ठीक है, और अगर साउथ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए 122 नंबर सवाल है कि 10 फेरो बांडली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स 0.2 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.12 वेबर हो जाता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखिए ये कौन सा फार्मूला आप सभी पता है आपको, फैराडे का एक फार्मूला था, E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, और अगर टर्न दिया है इसमें तो n से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस फार्मूला को देखते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि n का मान दिया है 10 गुने 0.2 टेस्ला पे वेबर है, पहले था 1 वेबर, अब बटे टाइम कितना लग रहा है इसको, 0.2 सेकेंड। ठीक है, खुद ही आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हो गया 10 गुने, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 0.8, और आप सब जानते हैं कि बाहर में एक माइनस ऑलरेडी होता है EF के लिए, और यहाँ पर आ गया 0.2, तो इसको 4 टाइम कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 दाही, तो देखिए ये 0.2 से 4 टाइम्स कटेगा तो 4 दाही 40। ठीक है, तो देखते हैं कौन आंसर इसका सही है। तो ये देखिए 40 वोल्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड सवाल था, देख लीजिएगा आप लोग, है ना।
ओके, चलिए 127 नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं। 127 नंबर सवाल अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ाए हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल का मान, तो बताए थे म्यू नॉट एन ए बाई एल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस यही होता है। इस पर अब L2 दे दिया गया है तो थोड़ा गलत है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन ए, यहाँ L2 नहीं होगा, सीधे L होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, चलिए अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। और ये सवाल भी समझना हमें। देखो ये सवाल आप पक्का याद रखना हमेशा, ठीक है। ये सवाल क्या कहता है कि L और R क्रमशः स्वप्रेरक तो प्रतिरोध को बताते, तो L/R की राशि। जब आप दोनों का बीमा काटोगे ना, देखना ये टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को। तो इसका आंसर होगा M0 L0 कैपिटल T, क्योंकि टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T। तो यही ऑप्शन सही है। यानी कि अगर हम आपको बता दें, अब हम आपको एक कोड बता दे रहे हैं जिसको हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी L/R की बात बोले तो ये टाइम को बताता है। अब टाइम के लिए अगर यूनिट पूछे तो सेकेंड, बीमा पूछे तो टाइम कहेगा। या आपको R रजिस्टर और कैपेसिटर दे, ये भी किसको बताता है जी? टाइम को। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों आंसर बार बार पूछ लिए जाते हैं और इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये टाइम है। इसका जब काटा जाता है तो बीमा किसकी बचती है? टाइम की, इसलिए इसको टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आइए एक आखिरी सवाल लग रहा है 125, उसको देख लेते हैं और हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। 125 कह रहा है कि किसी कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसके फेरों की संख्या दुगनी कर दें तो पहली कुंडली दूसरी कुंडली के स्वप्रेरक। तो अभी ये सीखे हैं क्या किया गया है, केवल लंबाई को दुगनी किया गया। टर्न वगैरह सब सेम है। तो म्यू नॉट एन ए बट्टे L1 बराबर म्यू नॉट एन ए बट्टे L2। तो देखो L1 जो है यहाँ पर 2L1, ठीक है। आप जानते हो कि ये उलट के जाएगा तो 2:1 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर उलट के, तो L से L1 से L1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2:1। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव की, उसी के अंतर्गत ये आपका जो भी पार्ट होगा वो था, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताएं कमेंट में, और लगातार देखते हुए अपने नोट्स को क्या करें, नोट्स में सभी आंसर को टिक कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।